जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। इससे पहले आपका 14 सेट हो गया है और 14 सेट का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप सारे का सारे सेट 1 से लेके 14 तक अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, ठीक है। एक एक सवाल को आप समझिए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस किस तरीके का सवाल अभी तक पूछा गया है और आगे किस किस टाइप का सवाल पूछने का संभावना है। इसका अंदाजा प्रीवियस ईयर से ही लगेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले ले, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो भाई इसको पढ़िए बढ़िया से, और जैसे ही इसका क्लास खत्म होगा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सिर्फ झारखंड के भरोसे मत रहिए। और भी अगल बगल एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे अभी आपका बैक टू बैक वैकेंसीज दे रहा है, उसके बाद आपका बिहार है, यूपी है, अगल बगल जो भी आपका स्टेट है, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप वहां भी जाके अप्लाई कीजिए और हाथ पैर मारिए। सिर्फ यहीं के भरोसे मत बैठे रहिए। देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। जैसे कि अभिषेक सर आप लोग को जीके जीएस साइंस आप लोग को पढ़ाते हैं, तो जो साइंस ये पढ़ाते हैं आपको झारखंड के लिए, वही साइंस इनका पढ़ाया हुआ बिहार में भी आता है। इन्हीं का पढ़ाया हुआ साइंस से सवाल आपका रेलवे में भी आता है, इन्हीं का पढ़ाया हुआ साइंस से आपका सवाल एसएससी में भी आता है। चाहे इनका कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इनका जो हैंड रिटेन नोट्स होता है आप उसको एक बार उठा के देखिए, तो आप जो है आप एक बार ध्यान से पढ़िए, और एक बार पढ़िए तो भैया 3-4 एग्जाम को कम से कम टारगेट कीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ झारखंड में ही आप ठहर जाएं। तो ये अपना वर्दी बैच है झारखंड दरोगा के लिए। कंप्लीट पेपर थर्ड को ये फुलफिल करता है। जितना आपका सिलेबस है पेपर थर्ड में, झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साथ ही साथ करेंट अफेयर, सारा का सारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो ये वर्दी बैच पेपर थर्ड के लिए है, ठीक है। और पेपर 2 में आपका जो लैंग्वेज पेपर है ना, उसके लिए भी बैच है। आप फोकस स्टडी भी तभी ऐप पे जाइएगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। आइए पहला सवाल। आज के लेक्चर में सवाल को चैप्टर वाइज सजा दिए हैं, जैसे कि अलजेब्रा से। अलजेब्रा में 3-4 टाइप का सवाल है जो कि हर एक एग्जाम में बार बार आता है। अभी आप रेलवे का एग्जाम देख लीजिए या एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, लीनियर वेरिएबल इनटू इक्वेशन से सवाल आता है तो आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आता है तो आता है, रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आता है। तो इसी तरीके से सजा दिए हैं। आपको 3-4 सवाल अलजेब्रा का मिलेगा, उसके बाद 3-4 सवाल आपको ट्रिगो का मिलेगा, उसके बाद 3-4 सवाल आपको ज्योमेट्री से मिलेगा। उसी तरीका से जो है सजा हुआ है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सारा का सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। जैसे कि ये सवाल है, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 3 कंडीशन होता है, तीनों याद होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। इनका 3 कंडीशन और तीनों कंडीशन से सवाल आता है, ठीक है। ये सवाल है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो 3 कंडीशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है तो भाई ये मेनी सॉल्यूशन को बताता है कि भाई इस इक्वेशन का अनंत हल होगा, मेनी सॉल्यूशन, एमएस मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा अगर a1/a2 बराबर b1/b2
नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। अगर ये कंडीशन है तो भाई इस केस में इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। इसी कंडीशन से ये वाला सवाल है, ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, अगर ये वाला कंडीशन है तो इसी, अगर ये स्थिति है इन दोनों समीकरणों का, तो भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसी को कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक हल होगा। तो इसको लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन याद रहेगा ना, तो 3 सवाल यहाँ से फाइनल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो भाई सिर्फ आपको कोफिशिएंट का रेशियो देखना है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो होगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, ठीक है। C1 अपॉन C2, C1 और C2 का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा, बस कोफिशिएंट आपको लेना है। तो अब ध्यान से देखिए इक्वेशन को, अब ध्यान से देखिए, ये है आपका 16x माइनस 12y प्लस 9, साइन के साथ लेना है। तो भाई A1 A के जगह पे 16 है, B1 B के जगह पे 12 है, बराबर A2 A के जगह पे माइनस का 12 है, अपॉन B2 के जगह पे देखिए K है, और इसी K का वैल्यू हम लोग से पूछा है। बस आपको कटम कुटाई कर देना है यहाँ से। तो भाई 12 गुना 12 144 को 16 से भाग देंगे तो K का वैल्यू आएगा माइनस का 9। K का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 9। और देखिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो एकदम बहुत ही सिंपल है, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर, देखिए आप इसको ध्यान से आप देखिए, कह रहा है कि 2x स्क्वायर, ये देखिए ये जो आपका इक्वेशन है ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 रिमाइंडर बचता है, और इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस a, ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको जब x माइनस 3 से भागा देते हैं तो 24 रिमाइंडर बचता है। तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का एक कंसेप्ट है कि अगर x माइनस 3 से इसको भागा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, x माइनस 3 बराबर 0 रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम x का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, बोले सर 3 हो जाएगा। अब दोनों ही इक्वेशन में x के जगह पे आपको 3 रख देना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, प्लस ax, x के जगह पे 3 है तो ये हो जाएगा 3a, प्लस b मालूम नहीं, प्लस b, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो गया, ये क्यों आ गया, इसको ये कैसे हटेगा भाई साहब, यहाँ से हट जाएगा, अच्छा ठीक है। और प्लस b इक्वल टू रिमाइंडर मेरा बच रहा है 31। अब यहाँ से हमें 3a प्लस b, अगर हम 18 को उधर लेके चला जाए तो भाई 31 में 18 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो आप यहाँ से देखिए कि 3a प्लस b बराबर कितना आया, तो सर 13 आया, ठीक है, कितना आया, 13 आया। आगे देखिए ध्यान से, अब की बार x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है, तब जाके रिमाइंडर 24 बचेगा, ठीक है। तो x का 3 का स्क्वायर 9 प्लस bx मतलब 3b प्लस a बराबर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 24। अब आप ध्यान से देखिएगा, 24 में 9 को घटाएंगे तो सर कितना बचेगा, एक बार में इसको लिख सकते हैं, एक बार में इसको 24 में 9 गया तो सर कितना बचा, 15 बचा, कितना बचा, 15 और 9 24, ठीक है। अब आप देखिए 3a प्लस b बराबर 13 है,
और 3b प्लस a बराबर 15 है। तो हमें a प्लस b का वैल्यू पूछा है। तो क्या हम लोग इन दोनों इक्वेशन के मदद से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं? बोले सर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जोड़ के 13 है और इनको जोड़ के 15 है, कहीं पे माइनस का साइन नहीं है, मतलब जो भी उत्तर होगा वो हमारा पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा, पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। तो नेगेटिव वाला का तो संभावना आपका खत्म हो गया, या तो आपका 23 होगा या तो आपका 7 होगा। अब देखिए हमें सिर्फ a प्लस, यहीं पे देखिए कंसेप्ट से ज्यादा जरूरी है समझ कि आप कितना सवाल को समझते हैं। अब हमें यहाँ पे 3a प्लस b, a का 3 गुना प्लस b को जोड़ के 13 लाया, b का 3 गुना प्लस a को जोड़ के 15 लाया। तो सर जब हम सिर्फ a प्लस b को जोड़ेंगे तो 13 और 15 से तो कम ही आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन है, ये भी आपका उड़ गया। 7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिना कैलकुलेशन किए। तो इन सब बातों को समझना होगा। ठीक है, पढ़ना अलग बात है, रट लेना अलग बात है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सवाल एकदम रेलवे में धांस दिया है और एसएससी में धांस दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल दरोगा में भी आया है और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहता है कि 2x स्क्वायर, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -4 इक्वल टू 0 के दो रूट है अल्फा और बीटा, तब वो इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो सर वो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पहला इक्वेशन में इस इक्वेशन का जो दो मूल है अल्फा और बीटा है, भाई साहब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। लेकिन जो हमसे पूछा है ना, उसका रूट, उसका दो मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से हम इक्वेशन बनाएंगे तो भाई साहब वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0, यही होगा। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम एक चादर के नीचे ले आए तो हम इनको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, होल सर लिख सकते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण में ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो भाई साहब दो ही चीज मालूम होता है, एक मूलों का जोड़ और दूसरा मूलों का गुणनफल। मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपका माइनस का b बाय a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बटा a। तो ही चीज मालूम होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन के मदद से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो सर ये बी वाला टर्म है 7 और ए वाला टर्म है 2, तो सर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7/2 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, सी है मेरा क्या माइनस का 4, साइन के साथ लेना है माइनस का 4/2, तो सर अल्फा इंटू बीटा 4/2 मतलब माइनस का 2। बोले सर ठीक है। अब देखो, अब हमें इस द्विघात समीकरण को बनाना है, तो अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू माइनस का 2 है, तो सर -2 का स्क्वायर कितना यहाँ पे हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो आ गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 7/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 2। अब हम इन दोनों के मदद से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक कैसे पहुंचते हैं इसको भी सीख लीजिए। देखिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 2ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे भी तो लिखा जाता है। बोले सर लिखा जाता है। इसका मतलब अब आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
ऐसे लिख सकते हैं। लिखने से क्या हुआ कि भाई साहब a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/2, ये चीज मालूम है हमें। आप a को अल्फा समझे और b को बीटा समझे, ठीक है। तो -7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4, -2 इंटू ए बी का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 गुना 2 कितना 4 हो गया, कितना 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, 4 चौके 16 और 49 कितना 65/4, कितना आया 65/4। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 65/4। मतलब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 65/4 लिखेंगे। ध्यान से देखो 65/4 लिखेंगे, 65/4 गुना x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। यही मेरा द्विघात समीकरण बना, एक्स स्क्वायर माइनस 65/4x प्लस 4 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण कौन से ऑप्शन में, सबसे पहला बात यहाँ माइनस है, तो सर प्लस वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, माइनस वाला ही होगा। यहाँ पे मेरा प्लस है तो सर माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 है। अरे भाई साहब, अगर हम दोनों तरफ 4 से गुना कर दे, 4 65/4 गुना 4, 4 से 4 कट जाएगा, 65x बचेगा, और 4 गुना 4 16 हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए छोटा सा सवाल है और 2 कंसेप्ट लगा इसमें, ठीक है। तो भाई साहब ये सब चीज पता रहेगा तब ना आपका कैलकुलेशन जो है कम होगा, नहीं तो बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। तो देखिए यहाँ आपको याद क्या क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये चीज याद रखना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का c/a, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये चीज याद रहेगा। और ये 9th का चीज है, ठीक है। द्विघात समीकरण से कहता है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल कितना होगा। देखिए एक बात समझिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का 2 मान आता है, 2 मान आता है ना, एक्स स्क्वायर है तो भाई x का 2 वैल्यू आएगा, और दोनों में से कोई भी वैल्यू को रख दीजिएगा तो ये इक्वेशन हमारा 0 बन जाएगा। तो भाई साहब एक इक्वेशन आपका दे दिया है x बराबर 2, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 2 रख दें तो भाई साहब k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को ही ट्राई कर लें तब हम k का वैल्यू में फंसेंगे। तो अगर हम x बराबर 2 रख दे तो भाई साहब k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये x बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 दूना 12 प्लस का k बराबर 0, 12 में 4 गया माइनस का 8, k उधर ले जाएंगे तो k बराबर कितना आया, बोले सर 8 आ गया, k बराबर 8 आया। अब जो आपका द्विघात समीकरण है वो ऐसे दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 बराबर 0। तो जब इसमें x बराबर 2 रखेंगे तब भी 0 बनेगा, और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको x के जगह पर रखेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्ट तोड़ दीजिए, तोड़ने से क्या होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑप्शन वाला जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको हम 6x को तोड़ दिए, 4 दूना 8, 4x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए पूरा डिटेल भी आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे
तो सर ये x माइनस 4 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 2 को इस द्विघात समीकरण के फैक्टर बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम वापस से इसी पे चले जाएंगे। तो यहां से आपको x का दो वैल्यू दिख रहा है, एक x बराबर 4 दिख रहा है, दूसरा x बराबर 2 दिख रहा है। तो ये वाला तो सवाल में दिया हुआ है, ये वाला हमसे पूछ रहा था। तो एक तो ये तरीका है बेसिक वाला, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ये जो मेरा इक्वेशन है, ये जो मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, अगर माइनस प्लस है, अगर माइनस प्लस है, अगर माइनस प्लस है तो x का जो दोनों का दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो भाई नेगेटिव वाला हमारा आंसर नहीं होगा, सब कुछ आपको समझना होगा। या तो x का वैल्यू 4 रखेंगे या तो x का वैल्यू 1 रखेंगे। अब हम या तो 4 रखेंगे यहाँ पे, तो जो x का वैल्यू अगर 4 रखने पे ये 0 बन गया तो वही हमारा आंसर हो गया। देखिए अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं बन रहा है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 6 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 8, 0 नहीं बन रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑटोमेटिक हमारा आंसर ए हो जाता है, x बराबर 4। अगर ये चीज आप समझते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। इस सवाल, ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल नया सवाल है, पैटर्न पुराना है, सवाल नया है। थोड़ा सा इसमें थीटा के जगह पे 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री रख दिया है। आप एनसीईआरटी में देखे होंगे ये सवाल, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, आप ये सवाल देखे होंगे एनसीईआरटी में, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सवाल आप देखे हैं। बस थीटा के जगह पे यहाँ पे 50 डिग्री रख दिया है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो इस सवाल को कैसे बनाते थे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा, यही होगा। नीचे मेरा क्या बच जाता है, बोले सर नीचे मेरा बच जाता है 1 प्लस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा बच जाता है, एलसीएम यही ना है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। देखो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में ये 1 2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का वैल्यू मेरा क्या बन गया, बोले सर 2 बन गया। ये क्या बन गया, 2 बन गया। और जब ये 2 है प्लस 2 साइन थीटा है, जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो सर अंदर मेरा बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और ये ऊपर नीचे देखिए कट जाता है, ये क्या हो गया, कट गया। तो 2 बाय कोस थीटा और 1 बाय कोस क्या होता है, सेक होता है। तो इसका उत्तर क्या होता है, 2 सेक थीटा, और थीटा की जगह पे 50 डिग्री है, तो 2 इंटू सेक 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहता है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 21 है, तो 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बेहद ही सिंपल सवाल है, इसका रिलेशन सीधा सीधा अलजेब्रा से है। यहाँ पे 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। इसका मतलब ये है कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 10 इंटू कोट 10 थीटा इंटू कोट थीटा। और अब एक बात बताइए, 10 इंटू कोट क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता है, बोले सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बराबर क्या होगा,
21 का स्क्वायर 441, ठीक है। और 441 में से 2 मेरा उधर घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 439, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 439, ठीक है। अब जो हमसे पूछा है वो पूछा है 6 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 6 कोट स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों तरफ अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, इधर भी 6 का गुना लगा दे, इधर भी 6 का गुना लगा दे और इधर भी 6 का गुना लगा दे, तो यही ना मेरा उत्तर हो जाएगा, यही ना मेरा उत्तर हो जाएगा। 6 9 54, 2634 हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कंसेप्ट अगर पता है तो भाई मुश्किल सवाल भी क्या है, आसान है। इस सवाल को देखिए, ठीक है, नया नया सवाल है ये सब, ठीक है। हालांकि हम लोग सेट नंबर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं 2017 वाला सवाल, लेकिन इस सेट में हम ना नए नए सवाल को रिप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि सेट नंबर 15 में एकदम हलवा सेट था वो, तो ये बहुत फायदेमंद है। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा आइडेंटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बहुत ही आसान है। अब आप जरा यहां से समझिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। बोले सर कोसेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोले सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है। अगर सीधा सीधा आप अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे तो 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस क्या होता है, बोले सर साइन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, बोले सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे हम लिख दिए फॉर्मूला से। अब आप एक बात बताइए, कोसेक इंटू साइन क्या होता है, 1 होता है, और कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, और 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। खत्म हो गया सवाल, ठीक है, सवाल आपका खत्म हो गया। इसको देखिए, 50 प्लस 50 कोट स्क्वायर ए अपॉन 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है। तो अगर यहां से 50 कॉमन लेंगे तो भाई साहब अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे से 25 कॉमन लेंगे तो भाई साहब अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही चीज बचेगा, बोले सर ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर होता है। और 25 से 2 बार में ये निपट जाएगा, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ऊपर होगा कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक अपॉन सेक क्या होता है यहां भी आपको बता देते हैं, ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। तो आपको ये चीज मालूम है और हम कई बार बताए भी हैं कि सर टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस होता है। बोले सर ये तो पता है, ये चीज तो पता है। क्या हम साइन थीटा को 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं, बोले सर एकदम आराम से लिख सकते हैं। और कोस थीटा को 1 बाय सेक लिख सकते हैं, बोले सर आराम से। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक बता रहे हैं, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। सवाल का आंसर आ चुका है, बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इनको सीधा कर दें तो भाई साहब टेन थीटा बराबर सेक थीटा बाय कोसेक थीटा भी तो लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर टेन बराबर सेक बाय कोसेक होता है तो सर कोट टेन का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा।
यही चीज है कि नहीं? कोसेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर। मतलब इसका आंसर क्या होगा? टू कोट स्क्वायर। टेन नहीं कोट होता है, टू कोट स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ज्योमेट्री से आता है 9वां सवाल। कहता है कि ABCD में D और E AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि DE BC के समांतर है। यदि AD बराबर 2 है, BD बराबर 3 है, तो ADE का क्षेत्रफल बट्टा ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप ध्यान से देखो, एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, एक मेरा ट्रायंगल है ABC, ये हम लिख दिए, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब इसमें BC के समांतर एक रेखा है DE, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है, DE, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। AD मेरा 2 दिया हुआ है, AD मेरा 2 है, ठीक है। BD मेरा 3 है, ये BD मेरा 3 है। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिखाते हैं और सिमिलरिटी का कंसेप्ट कैसे लगता है समझिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो भाई साहब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सिमिलरली इधर का ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और अब देखिए ये तीसरा कोण दोनों में कॉमन है। तो सर एंगल 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 प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा। तो एंगल 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 सिमिलरिटी यहाँ पे लग गया, मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। कौन से 2 ट्रायंगल? देखिए आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। कैसे हुए सिमिलर? बोले सर ये एंगल बराबर है, एंगल B बराबर एंगल D है और एंगल E बराबर एंगल C है और सर एंगल A तो दोनों में ही कॉमन है। बोले बिल्कुल, देखो ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? सिमिलर हो गया। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब ये है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर का अनुपात होगा, ठीक है। तो सर कौन सा साइड दिया हुआ है? पूरा AB मेरा कितना है? 2 और 3 5, ठीक है। AD मेरा कितना है? बोले सर 2 है। तो सर ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर ADE का किसका साइड दिया हुआ है? AD। तो सर AD बटा AB का स्क्वायर, बस यही चीज आपका सीधा सीधा आंसर ला देगा। और जिसको ये चीज पता है वो सीधा लिख देगा 2/5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4/25 कौन से ऑप्शन में है? बोले सर ऑप्शन A में है। हमारा आंसर हो गया। सिमिलरिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, सीधा सीधा। सर्कल से प्रॉब्लम में ध्यान से देखो। तो कहता है कि दी गई आकृति में PO और OQ ट्रायंगल APQ के परिवृत्त है। ट्रायंगल के तीनों शीर्ष को छूता हुआ जो सर्कल बनता है वही आपका परिवृत्त है, ठीक है। सर्कम सर्कल उसको कहते हैं। O हमारा सेंटर है। बोले सर ठीक है। PAQ ये वाला एंगल दे दिया है 38 डिग्री। तो एंगल PQO, देखो PQO ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये वाला कोण। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर होता है। बोलेंगे कैसे बराबर होता है? तो आप समझिए कि PO और QO ये दोनों के दोनों इस सर्कल के रेडियस है, सर्कल के रेडियस हैं। PO और QO क्या है? इस सर्कल के रेडियस ही तो है, त्रिज्या ही तो है। तो सर ये दोनों रेडियस है और इनको मिलने से OPQ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है।
तो ओ पी क्यू कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा होता है और इनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। पहला कंसेप्ट ये लगेगा। दूसरा कंसेप्ट है कि सर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, और ये जो परिधि पे कोण बन रहा है, इसका 2 गुना ये होगा। तो सर 38 का 2 गुना कितना? बोले सर 76। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 76 होगा। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो 180 में से 76 डिग्री तो अपने पास है, कितना बचा? 180 माइनस 76, 104 डिग्री बचा। 104 डिग्री का 2 बराबर हिस्सा, तो सर ये भी हो जाएगा 52 डिग्री और ये भी हो जाएगा 52 डिग्री। तो हमसे पूछा है पी क्यू ओ, 52 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 2 कंसेप्ट लगा इसमें, 2 थ्योरम लगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, ठीक है। कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, दिख रहा है। कहता है कि BC समांतर है AE का। ये जो BC है ना, ये AE के पैरेलल है, समांतर है। बोले ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो भाई साहब अगर समांतर है तो सर उसका कंसेप्ट तो यहाँ पे लगेगा। और BC बराबर AC है। बोले सर BC बराबर AC है, ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि इस ट्रायंगल ABC में ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण बोले सर बराबर होगा। ये 65 है तो ये भी 65 होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और ये वाला एंगल मेरा 95 दिया है, बोले सर ठीक है। और हमसे पूछा है CAE, CAE ये वाला कोण पूछा है हमसे, इसको दूसरा कलर से देते हैं, ठीक है। ये वाला कोण हमसे पूछा है कि ये वाला कोण का मान कितना होगा, ये वाला कोण का मान कितना होगा। यही बात है साहब, कैसे निकलेगा? जरा दिमाग लगाइए, कैसे निकलेगा? इतना सारा एंगल आपके सामने दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? जरा ध्यान से देखिए। ये 65 है, ये 65 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? बोले सर 60 दूना 120 और 10 130, मतलब ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा। अब आपको ले चलते हैं पैरेलल लाइन के साइड में। ये दोनों रेखा जो है समांतर है और इनको ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। तो सर एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं? एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं? बोले सर ये अगर 50 है, ये अगर 50 है, ये अगर 50 है, बोले सर ये भी हमारा 50 होगा, ये भी हमारा क्या होगा? 50 डिग्री होगा। ये भी हमारा क्या होगा? 50 डिग्री होगा। यही तो है, ध्यान से देखो। ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है और ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो सर एकांतर कोण बराबर होगा। बोले सर ठीक है। अब आप इसी चीज को यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों रेखा क्या है? ये दोनों रेखा क्या है? बोले सर समांतर है। तो सर ये जो लाइन है ये इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सर एकांतर कोण तो बराबर होगा। जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। बोले सर ठीक है। तो सर ये अगर 50 है तो ये भी हमारा 50 होगा। हमसे पूछा क्या है? CAE, CAE 50 डिग्री। नन ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 50 डिग्री किसी में है? बोले सर नहीं, सीधा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर से सवाल देखिए, कहता है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD, ये दोनों क्या है? समांतर है। बोले बहुत अच्छी बात है। और एंगल ABO 40 डिग्री है, ये आपको 40 दिखाई दे रहा है और ये आपको 30 दिखाई दे रहा है। तो हमसे पूछा है DBO, DOB, DOP, ये वाला कोण पूछा है। ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? अब देखिए इसका सीधा सीधा तरीका, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा कंसेप्ट लगा देंगे। तो वो क्या है? देखिए अगर आपको नहीं याद है
कि भैया इसका उत्तर क्या होगा, सीधा सीधा नहीं याद है तो अब ध्यान से देखिए, अभी याद हो जाएगा। इनके पैरेलल एक लाइन खींचे यहां से यहां, ठीक है। ये तीनों ही रेखाएं क्या है, बोले सर समांतर है, ठीक है। फिर से अल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेशन जरूर है लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, इसको ये लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई जितना मान इसका होगा इतना ही मान इसका होगा। बोले सर ठीक है, सॉरी ये 40 है तो सर ये भी मेरा 40 होगा। बोले बिल्कुल, ये भी मेरा 40 होगा। अब ये दोनों भी तो समांतर है, तो भाई इनको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। बोले सर ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि सर ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया, 40 और 30 70 डिग्री हमारा आंसर हो गया, 70 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको बुक में देखने को मिलेगा कि अगर ये हमारा ए है, अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, बोले सर ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगर इधर वाला पूछ लिया, इधर वाला पूछ लिया कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो भाई साहब ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा, 360 में 70 डिग्री घटा देंगे तो इधर वाला एंगल मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सवाल यहाँ से पूछता है, इधर साइड भी पूछता है और इधर साइड भी पूछता है, ठीक है। इसको बोल देगा कि प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल कितना है बताइए, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, 5 विषय में से प्रत्येक विषय में 75-75 नंबर लाया, तो सर वो टोटल कितना नंबर लाया। बोले सर 5 गुना 75, तो 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 नंबर लाया टोटल, अगर हर एक विषय में 75 लाया तो। अब कह रहा है कि पहले दो सब्जेक्ट, कह रहा है कि पहले दो सब्जेक्ट का औसत अंक 65 है, मतलब पहले दो सब्जेक्ट में से वो 65 नंबर लाया। देखिए यही सब दिक्कत करता है, यही सब दिक्कत करता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। पहले दो सब्जेक्ट में उसको 65 नंबर आया, तो भाई साहब दोनों सब्जेक्ट में कितना, 65 दूना 130, तो दो सब्जेक्ट में 130 नंबर लाया। और कह रहा है कि अंतिम दो सब्जेक्ट में से में का औसत जो है वो 85 है, तो 85 प्लस 85 80 160 और 10 170, मतलब 4 विषय का नंबर मिल गया 130 और 170, तो सर 13 और 17 30 300 हो गया, तो 4 विषय में 300 नंबर लाया। तो भाई जो आपका एक सब्जेक्ट बचा वो कितना नंबर लाया, 75 नंबर लाया। तीसरे विषय में कितना, 75 नंबर लाया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है, दोनों का कॉस्ट प्राइस दे दिया, एक को खरीदा है 200 में और एक को खरीदा है 600 में। बोले ठीक है, मच्छर कहाँ से आ रहा है यार, ठीक है। कहता है कि और दोनों को बेचकर टोटल 300 रुपया का प्रॉफिट कमाया। बोले ठीक है, ये भी ठीक है, 300 रुपया का प्रॉफिट कमाया। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा तो ये 200 पर 30% का प्रॉफिट लिया है, तो 10% 20, 30% 60 रुपया। तो पहला वस्तु पे उसको कितना फायदा हुआ, 60 रुपया। सर उसको टोटल कितना फायदा हुआ है, 300 का, मतलब दूसरा वस्तु पे कितना फायदा लिया। बोले सर 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 रुपया, इतना ही ना उसको प्रॉफिट हुआ है, 60 और 240 300 रुपया। तो कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितना % लाभ पे बेचा। तो मेरे भाई साहब एक बात बताइए कि 600 के वस्तु को
600 के वस्तु को कितना पे बेचा? बोले सर 600 प्लस 240 840। तो सर प्रॉफिट तो हमारा 50% से कम है, तो सर 50% अगर प्रॉफिट लेता तो 300 होता और 300 से थोड़ा ही कम है, तो भाई साहब सीधा सीधा 40% प्रॉफिट हुआ। 10% 60 और 40% 6 चौके 24 240। ठीक है, तो 40% का प्रॉफिट लिया है दूसरा वस्तु पे। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 240 जो है 600 का कितना परसेंट है, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीका नहीं अपनाना है, सीधा सीधा वर्बली आपको कैलकुलेट कर देना है कि और लोड नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये सवाल ना आपको बनाना है कि 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। आप लोग बहुत सारा तरीका देखते रहते हैं यूट्यूब पर कि 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो या तो देखो 1 का स्क्वायर में भी 1 मिलता है और 9 के स्क्वायर में भी आपका 1 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए कि भाई साहब इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, 109 होगा कि 101 होगा, 111 होगा कि 119 होगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपका सेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा सवाल था इसमें। अब देखिए एकदम कंसेप्चुअल सवाल आपको बताए हैं और कंसेप्ट के साथ बताए हैं। ये तीनों का तीनों कंडीशनल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का याद होना चाहिए। ठीक है, इस पे 3 सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम वाले सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो सिंपल सवाल है। उसके बाद ट्रिगो का सारा कंसेप्ट फॉर्मूला, अगर ये सब चीज आपको पता है तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको लिखना है फोकस स्टडी विद अभी, वो आपके सामने आ जाएगा। अब वहां से जाके जो भी बैच आपके काम का होगा, रेलवे का चाहे झारखंड का, जो भी आपको समझ में आएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप उस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है।